जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्मा बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। कृष्णा सर्वोदय महावीर के संदेश में। मोक्षार्थियों, बापू जी पर बोलना, महात्मा जी पर बोलना, मोहनदास करमचंद गांधी जी पर बोलना, राष्ट्रपिता गांधी जी पर बोलना मेरी मजबूरी हो सकती है। इसी विषय पर बोलने वाले असंख्यात वक्ताओं की मजबूरी हो सकती है। इस विषय पर लिखने वाले असंख्यात लेखकों की मजबूरी हो सकती है। उनका तो मैं दावा नहीं करता हूँ, मेरे बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि बापूजी पर बोलना मेरी वास्तव में मजबूरी है, बट वो मेरी है, गांधी जी की तो नहीं है। समझ में नहीं आता, फिर भी कुछ लोग, अज्ञान परस्त लोग, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहते हैं, और वह अज्ञान रूप जख्म इस कदर सड़ते सड़ते नासुर का रूप ले लेती है कि वो ईर्ष्या और द्वेष में परिणमित होती है। लिहाजा आज के तारीख में आप पाएंगे गांधी जी के विरोधक कदम कदम पर खड़े हो रहे हैं। जो बच्चा 12-15 साल का भी इतनी भी अकल नहीं रख रहा है अभी कि उस पर आए हुए संकट का वो मुकाबला कर पाए, इतनी भी डेयरिंग नहीं है कि अवैध रूप से, मान के चलो वो लीगली कुछ काम कर रहा था और वहां पर पुलिस की वर्दी में कोई नकली आदमी आकर खड़ा हुआ और इतना ही कहा, चल 20 रुपए निकाल जल्दी, नहीं तो अंदर कर दूंगा फटाफट। उससे तर्क वितर्क नहीं करता हूं, उससे जवाब तलब नहीं करता हूं, अपने तार्किक बुद्धि कौशल को वहां नहीं आजमाता हूं, वह चुपचाप वर्दी के डर से जैसा वो कहते हैं वैसा करता रहता है। जबकि वहां पर जब वो उचित था, सही मार्ग पर था, वो पूछ सकता था। और कानूनन संविधान ने आजकल ऐसी धाराएं भी खड़ी की है, एक पुलिस भी बिना कारण आपको अंदर नहीं रख सकता जेल में, ना थप्पड़ भी मार सकता है आपको। जब इतनी सहूलियत संविधान ने दी थी तो मुंह कहा गया था तुम्हारा बोलने का। ऐसे लोकशाही गणतंत्र में हम रह रहे हैं आज, जहां पर हम सरेआम इंटरोगेशन कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री को भी कि ये इसका हिसाब क्या है। इतनी सहूलियत वाले देश में भी वहां तो चुप्पी साधता है जहां पर उस पर अन्याय भी होता दिखता है। और किसी मामले में अकल हो ना हो, बट इतना जरूर कहता है यदि बिगाड़ किसी ने किया है देश का तो गांधी ने किया है। और आजकल जो मैं देख रहा हूं, जितने भी पक्ष वाले बड़ी बड़ी संगठनाएं हैं जो उन्हीं के जमाने में चालू हुई थी और आज पनप रही है बिजनेस के रूप में,
उनका एक ही प्लेटफॉर्म है गांधी जी का विरोध करो। कुछ सत्ताधारी, कुछ पक्ष के मद में धत्त लोग, कुछ वरिष्ठ पद प्रतिष्ठा में अपनी बुद्धि को गिरवी किए हुए लोग इसे एक टूल समझते हैं अपनी वोट बैंक को खड़ा करने का, भीड़ को खड़ा करने का, आदि आदि, और वे गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको लगता है मुझे कुछ अकल आई है, मैंने गांधी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अधिक क्या कहे, मैंने सबसे पहली बार मेरे इंजीनियरिंग में लुईस फिशर की 600-700 पेजेस की महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पहली बार थोड़ी बहुत पढ़ी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, सॉरी, दैट वाज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी, दैट वाज अ बायोग्राफी। एज द नेम सेज, लुईस फिशर द्वारा लिखी थी, मतलब वो बायोग्राफी थी। पहली बार तभी मेरा सामना हुआ तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया। उसके बाद भी मुझे काफी इंस्पिरेटिव लगा तो मैंने खूब पढ़ा गांधी जी को, प्रसंग प्रसंग पर। बट शायद मैं गांधी जी को भी नहीं समझ पा रहा था ढंग से, और जब चाहे गांधी जी के प्रति विरोध की ध्वनियां इस समाज में से मेरे कान तक आकर टकराती थी, क्योंकि रहना तो समाज में ही बन रहा है। और कहीं कहीं मैं भी थोड़ा डाइवर्ट हो गया बच्चों, कुछ मसलों को लेकर से। गांधी जी के कारण इंडो पाक का पार्टीशन हुआ, से गांधी जी ही के कारण स्वतंत्रता में हमें विलंब हो गया। जो काम हम वॉयलेंस से कर सकते थे, टेढ़ी उंगली से कर सकते थे, झटपट, इसमें कौन सी समझदारी थी? आंखों के सामने चोर आए, हमारा घर का सामान उठा के लेके जाए और हम खड़े खड़े तमाशा देखते बैठे। कुछ लोग ये भी कहते हैं भगत सिंह लटके फांसी पर गांधी जी के कारण। कुछ लोग ये भी कहते हैं वे अंबेडकर के कट्टर विरोधी थे। कुछ ये भी कहते हैं वे तिलक के विरोधी थे। कुछ ये भी कहते हैं कि वे मुसलमान के पक्ष में थे, हिंदुओं के विरोधी थे। ऐसे कई एफआईआर उन पर अज्ञान अवस्था में अज्ञानी दर्ज करते देखे जा रहे हैं। मैं भी कहीं कहीं थोड़ा डाइवर्ट हो गया, बट मुझे एक राग उत्पन्न हुआ, एक विकल्प उत्पन्न हुआ कि आप आपके जीवन की दहलीज पर खड़े हो और इस परम पवित्र मातृभूमि जो शहीदों की शहादत की नींव पर खड़ी हुई है, जिस फसल को, स्वाधीनता फसल को एक एक शहीदों के खून की बूंद से सींचा गया है। गांधी तिलक क्या है? गांधी सुभाष टैगोर तिलक, चमन के फूल। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं इन सब फूलों का बागवान, माली, यदि सूत्रधार मैं महात्मा गांधी को कहूं तो अतिशयोक्ति ना होगी। कुछ लोग ये कहते गांधी जी ने थोड़ी स्वतंत्रता में पार्ट लिया था, कितने लाखों जन थे, उनका भी नाम लो। नहीं, बात महिमा डायरेक्टर की होती है, डायरेक्टर की। कौरवों को परास्त करने में अर्जुन जैसे हजारों परास्त हो जाते, वहां पर कृष्ण का होना जरूरी है, जिनकी गाइडलाइन पर पूरा कुरुक्षेत्र को मैनेज किया जा सकता है। वो मेंटोर चाहिए, वो आइकॉन चाहिए, वो आइडियल चाहिए सामने, जिसकी रूपरेखा के जरिए आगे बढ़े और जिसका इतना दबदबा हो कि यहां पर बैठे हैं हम और देश के, विश्व के हर एक कोने का आदमी थर्रा जाए नाम से। वेपन के बल पर कोई थर्रा जाए तो ये एक पराधीनता और
सापेक्ष ठहराना हुआ, वो मजा नहीं है, उस बढ़ोतरी में मजा नहीं है। एनीवे, मुझे ये विकल्प हुआ, ये जो हवा चल रही, रुख चल रही है एंटी गांधीज्म की, वो कहीं आप उसके लपेट में ना आ जाओ। मुझे एक विकल्प हुआ कि मेरा युवराज बचना चाहिए। इस तूफान से मेरा दर्शन, मेरा अभय, मेरा अरहंत, मेरा जिनेंद्र, इससे बचना जरूरी है। यदि सोम इस विवाद में फंस गया, इस चंगुल में फंस गया एंटी गांधी, तो गांधी की इमेज हमारे दिमाग से चरमराने से पूरी जैनिज्म की ही नींव धराशायी होती दिखेगी आपको। वैसे तो विषय ये संस्कार कक्षा होने से थोड़ा इंक्लाइंड टुवर्ड्स लौकिकता है, बट मैं लौकिकता ही का पक्षधर होता तो मैं आगामी 2-3 घंटों में, मैं तो वैसे 10 घंटे बात कर सकता हूं, 20 घंटे भी बात कर सकता हूं, लेकिन इतना टाइम अपने पास कहाँ है। मैं तो आपको कुछ मुद्दे की बात शेयर करना चाहूंगा। चाहो तो मैं आज लाल बहादुर शास्त्री पर भी बात कर सकता था 2-5 घंटे, और उनके साथ बात न करना, मुझे उनके प्रति बात न करना मुझे कोई अन्य साथ दिख भी नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री कुछ कम इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी थी। ऐसा प्रेरणादायी व्यक्तित्व, ऐसे प्रधानमंत्री जो इंस्पिरेशन के वास्तव में काबिल है, जिनकी सैकड़ों घटनाएं मैं यहां पर स्पॉट आउट कर सकता हूं। बट मैं लाल बहादुर शास्त्री का नाम क्यों लिया बच्चों? क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री नाम के एक महान व्यक्तित्व का भी उदय हुआ था। गांधी जी को खड़ा किया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को खड़ा नहीं किया जाता है। इसका भी कुछ कारण है। लाल बहादुर शास्त्री में कुछ कमी थी ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई पद नहीं है और फिर भी भारत के लिए इतना स्ट्रगल किया हो, जिसने सर्वस्व समर्पण करके, जो थोड़ी देर में मैं आपको बता पाऊंगा, ऐसा व्यक्तित्व शायद कभी भी होगा नहीं। इसीलिए, और गांधी जी जुड़े हैं जैनत्व से, मैं जुड़ा हूं मूल तो है जैनत्व से, और मैं जुड़ा हूं जैनत्व से है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं गांधी जी पर बात करना मेरी मजबूरी हो। और गांधी जी की इमेज यदि चरमरा जाएगी, आपके दिमाग से क्रैश होगी, तो डेफिनेटली जैनिज्म विल क्रैश। कैसे? मैं थोड़ा आपको सैंपल देता हूं बच्चों। 45-50 साल पहले मैं ले चलता हूं आपको। वो टाइम कौन सा पीरियड था? लगभग 70s का होना चाहिए, राइट? 65 के आसपास, 65-70 के आसपास विनोबा भावे, वन ऑफ द इंटीमेट फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी के एक फेविकॉल के बॉन्ड के समान जुड़े हुए गांधी जी के साथ उनके फॉलोअर कौन? विनोबा भावे। विनोबा भावे को इतनी पीड़ा हुई, उन्होंने कहा जैन दर्शन जैसा दर्शन नहीं है, आप इसे प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसे प्रोपोगेट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? जैसे हिंदुओं ने गीता को मुख्य किया, ईसाइयों ने बाइबल को मुख्य किया, इस्लामिक धर्म वालों ने कुरान को मुख्य किया, जैनिज्म में कुछ एक पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप में परिपूर्ण हो, जिसमें जिस्ट आ जाए समग्र जिनशासन का। कहां से चालू करें, कहां तक अंत हो, पार नहीं है आपके साहित्य का।
राहुल सांकृत्यायन की भाषा में सृष्टि की उत्पत्ति किसने की मुझे नहीं पता। बौद्ध साहित्यिक, बौद्ध दार्शनिक, फिलोसोफर, महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहते हैं इस सृष्टि की रचना किसने की मुझे नहीं पता, बट साहित्य की यदि रचना किसी ने की होगी तो सब श्रेय जैनियों को ही जाता है। ट्रिब्यूट, हैट्स ऑफ टू जैन्स। इसलिए गांधी जी को कहना पड़ा था यदि चोरी पाप न होता, यदि चोरी पाप न होता तो रे जैनियों, आपके शास्त्रागार में से एक भी ग्रंथ मैं सुरक्षित नहीं रहने देता। आज आपके अलमारियों की सभी पुस्तकें मेरी अलमारी में दिख जाती। आपको मैं 2-3 घंटे में कितना बता पा रहा हूं मुझे नहीं पता। गांधी जी कितने इन्फ्लुएंस थे जैनिज्म से, आप यकीन नहीं मानेंगे। मुझे ऐसा लगा कि आप बह न जाओ इस आवेग में, एंटी गांधीज्म की हवा में, तो आपको सुरक्षित करने के लिए, स्थितिकरण करने के लिए मैंने ये आज पहली बार मेरी लाइफ में उद्यम किया है। वैसे बहुत कुछ सीखने तो मिलेगा ही। जैसे मैंने कहा विनोबा भावे की ही प्रेरणा से फिर 25वां निर्वाण महोत्सव, किसका बच्चों? राइट। 25वां निर्वाण महोत्सव महावीर भगवान का मनाया गया आज से कितने, लगभग 45 साल पूर्व। यह भी विनोबा भावे की ही प्रेरणा से मनाया गया और उन्होंने कहा कुछ करिए करिए, और उस प्रसंग में 3 पुस्तकें समाज में से सामने आई जो जैनिज्म का एक प्रतीक के रूप में कही जा सकती है। हुकुमचंद जी बहरील, टोडरमल स्मारक के सब कुछ जनक, उन्होंने भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ की रचना की। पढ़ लेना चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में। जिनेंद्र वर्णी जी ने, क्षुल्लक जिनेंद्र वर्णी जी ने समय सोत्तम नाम की पुस्तिका निकाली जो बेसिकली संस्कृत में है। काफी सारे छंद है, उसका अनुवाद भी है, अभी अर्थ भी है। और एक बेहतरीन पुस्तक साथ में निकली थी जैन धर्म, वह भी पढ़ना चाहिए, पंडित कैलाश चंद जी की। ये तीनों कृतियां इतनी जबरदस्त है। उसके प्रेरक मूलतः महात्मा गांधी जी ही थे, बट उनकी हयाती में हो न पाया तो उनके फॉलोअर ने आग्रह करके बाद में ये सब करा लिया। और एक बात बता दूं जो मैं निरंतर बताता रहता हूं, 6 ढाला की ही प्रेरणा से विनोबा भावे ने भारत भर भूदान आंदोलन किया था। यह भूदान आंदोलन क्या है बच्चों? गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही थी भारत में। बहुत बड़ा अकाल स्वतंत्रता के बाद 65 वगैरह में आया था। ऐसे अकाल की स्थिति में कुछ जरूरी था अमीर लोगों की कुछ संपत्ति गरीब लोगों के पास आए। गांव गांव घूमकर अमीर लोगों की जमीन आदि गरीबों को दी गई उनकी स्वेच्छा से। इसे कहते भूदान आंदोलन। जगह जगह रैली, स्पीचेस हुए कि भैया आपके पास ज्यादा दे दो गरीबों को, और उन्होंने अपने पास कुछ नहीं लिया। गरीब सामने और अमीर सामने। लोगों ने 10-10 एकड़ छोड़िए 100-100 एकड़ तक डोनेट किया। ऐसा एक टाइम रहा। अभी 1 इंच जमीन के लिए भी लड़ाइयाँ पड़ती है।
बच्चों, ये भूदान आंदोलन जो रैली हुई लगभग आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, दैट वॉज इंस्पायर्ड बाय छह ढाला ग्रंथ, जो गणेश प्रसाद जी वर्णी ने विनोबा भावे को शायद शिखर जी में ईसरी में भेंट की थी। उसकी कुछ पंक्तियां पढ़कर, अचौर्य अणुव्रत के कुछ वचन पढ़कर, क्या है वो, भूमि, हाँ वो महाव्रत भी कह सकते हैं, आचार्य महाव्रत, जन्मव्रति का बिना और ना ही कछु गहे अदब। उससे उनको थीम मिला, जमीन और पानी किसी की मालिकियत की हो नहीं सकती, तुम दबा कर रखोगे 100 एकड़ और खेती करनी तो है नहीं, और वो करेगा ना खेती, उसको दे दो ना। और आज भी ये पॉलिसी लागू की जा रही है, कसेल त्याची जमीन, सुना है आप लोगों ने? जो कसेगा जमीन उसी की हो जाएगी। मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ बाहर क्या चल रहा है, एनीवे मैं बाहर चला गया। मैं और एक बात और बताता हूँ। मैं ये क्यों बता रहा हूँ गांधी जी के फॉलोअर्स का? पहले गांधी जी को समझे बिना हम जैनिज्म को समझ नहीं सकेंगे। उन्होंने कितना प्रमोट किया। काका कालेलकर, जिनको मैं निरंतर कोट करता रहता हूँ, ये भी एक इंटीमेट फॉलोअर रहे महात्मा गांधी जी के। इनका श्रवण बेलगोला में एक स्पीच हुआ, गोमटेश्वर बाहुबली जी की प्रतिमा के सामने। वो स्पीच जैन धर्म की बुक में पेज नंबर 84 पर छपा है, आपको उसे पढ़ लेना चाहिए। उसकी एक लाइन मुझे बड़ी अपील करती है, जो मैं निरंतर कहता रहता हूं। उन्होंने प्रतिमा जी के सामने खड़े रहकर यह कहा था, यदि इस प्रतिमा में वो कलाकार यहां से वेल न ले जाता तो क्या आपत्ति थी? इस लिंग को, सॉरी मैं गलत बोल, यदि यहां से ले जाता तो क्या दिक्कत थी? इतनी वेले लिपटी हुई दिखा रहे हैं पैरों पर बाहुबली जी के, एक वेल वहां पर भी लिपटी दिखा देते। वेले वैसे भी अपने हाथ तक दिखाई है लिपटी हुई दिखाई है ना, यहां तक लिपटी हुई वेल, और नीचे से दिखा रहे। जब दिखाई रहे हैं तो एक वेल आप यहां से भी लिपटी हुई दिखा सकते थे। कलाकार ऐसा कर सकता था, बट नहीं, ऐसा करने में जैन फिलॉसफी की हत्या हो जाती। फिर जैन फिलॉसफी का नग्न रूप तो देखने नहीं मिलता, और निरासक्त भाव में, विरक्त भाव में ही जैन दर्शन का पूरा सार समाया है। और निर्विकारता का प्रतीक खुली नग्नता है, जो एक छोटे बच्चे समान है, जो जगत के किसी भी आकर्षण से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि जगत में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आत्मा से बढ़कर हो। ये कहने वाले कौन? काका कालेलकर। ये काका कालेलकर कौन? ये भी गांधी जी के फॉलोअर्स। मैं गांधी जी के फॉलोअर्स की कह रहा हूं अभी। इन्होंने इतना प्रमोट किया जैनिज्म को, तो मुझे लगा गांधीज्म को समझना जरूरी है, गांधीवाद को समझना जरूरी है। टू स्टार्ट विथ, मैं आपको बता दूं, इस विश्व में सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली पुस्तकें, यदि किसी व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गई होगी तो वे महात्मा गांधी जी पर लिखी गई है। गेस हाउ मेनी? गेस बच्चों? 3-4 हजार। ये आपका गेस है। आपका क्या गेस कहता है? एक व्यक्ति पर कितनी पुस्तकें लिखी जा सकती है? 4-5 तो बस होती है वैसे तो आमतौर पर। अब देख लो आंख उठाकर बाहर, 1 लाख, लगभग 1,10,000 पुस्तकें, और विश्व में
किसी भी व्यक्ति पर इतनी पुस्तकें लिखी नहीं गई है बच्चों। मतलब यदि मैं कहूं, औसत लगा दूं यदि मैं, तो पर डे 5 पुस्तकें छप रही है। यदि 75 वर्ष में मैं ये मानूं, 70 वर्ष में 1,10,000 छप गई, राइट? तो माना जाएगा कि एक साल में 1,500 छपती है। एक दिन में कितनी छप रही है? 5। मतलब एक ऑफिस टाइम की यदि मैं बात करूं, ऑफिस टाइम की, तो लगभग हर 1.5 घंटे में एक पुस्तक छपती है। मेरा प्रवचन चालू होने से लेकर खत्म होने तक 1 घंटे के पैच में ही एक पुस्तक छप गई होगी। आप समझ रहे हो अंदाज इसका? कल और 5 पुस्तकें छपने वाली है, परसों और 5। हाउ मेनी राइटर्स? आपको सुनकर महत आश्चर्य होगा। टुडे कितने यूनिवर्सिटीज में गांधी और गांधी दर्शन पढ़ाया जाता होगा? गेस। इन हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज गांधी और गांधी दर्शन पढ़ाया जाता होगा बच्चों? गेस। 600 यूनिवर्सिटीज में गांधी और गांधी दर्शन पढ़ाया जाता है। 600 यूनिवर्सिटीज माय डियर। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। आज पूर्ण विश्व में 70 ऐसे देश है बच्चों जहां पर महात्मा गांधी जी के पुतले मिलेंगे आपको। और एक शॉकिंग बात आपको मैं कह दूं, एक प्लेजेंट सरप्राइज मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक महात्मा गांधी की ऑपोजिट टू पार्लियामेंट, स्क्वायर कहते हैं उसको, उस पर्टिकुलर स्थान को, ब्रिटेन पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने महात्मा गांधी जी के बहुत ऊंची ब्रॉन्ज में प्रतिमा बनाई गई है, इरेक्ट की गई है। आपको ताज्जुब होगा वह ब्रिटेन जिसके छक्के छोड़ा दिए गांधी जी ने और जिसको घर भगा दिया। और मैं आगामी सेशंस में आपको बताऊंगा क्या था ब्रिटेन, ये भी पता चलेगा इसके साथ आपको। और ब्रिटेन की महिमा आंख पाओगे यदि आप, तो आप गांधी की भी महिमा आंख पाओगे। क्या था ब्रिटेन, मैं कहूं जरा आपको सैंपल। ब्रिटेन देन was ruling 2/3 of the entire world। हम कहते हैं अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आकर राज किया। अरे तुमको यह अकेले थोड़ी हो, 2/3 विश्व पर, कितने? 2/3 विश्व पर ब्रिटेन का राज्य था। कोई इंडिया ही भुगत रहा था, यह बात नहीं थी। और आजादी का पूरा श्रेय, 2/3 वर्ल्ड की आजादी का पूरा श्रेय एक गांधी जी लूट लेने जाने वाले हैं। आप देखते रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर एक देश का वो पर्टिकुलर आदमी, वो भी मैं बात करूंगा। आज मुझे उस पर बात नहीं करनी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, लगभग 150 कंट्रीज में, कितने? ओह माय गॉड, लगभग 150 कंट्रीज में गांधी जी के पिक्चर के स्टैम्प टिकट जारी होते हैं। इन हाउ मेनी कंट्रीज? 150। क्यों जी, आपने भारत में किसी विदेशी का स्टैचू देखा है? देखा है एक आध जन का? डिस्पाइट इंडिया इज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, उसमें देखने में तो हमारे नहीं है कोई विदेशी का यहां पर पुतला बने। कोई विदेशी का स्टैम्प टिकट देखा है यहां पर किसी ने? जस्ट क्वेश्चन 70 कंट्रीज में पुतले हैं बच्चों। 100-150 कंट्रीज में उनके स्टैम्प टिकट चलते हैं। यदि मेरी स्मरण शक्ति ठीक होगी
क्योंकि मैंने ये इंजीनियरिंग में पढ़ा है, उसके बाद मैंने टकराया नहीं मुझे ये जो मैं अभी बोलूंगा। आप चेक कर लेना, आपको चेक करना चाहिए और मुझे भी अपडेट कर सकेंगे चाहो तो। लगभग गांधी जी मरने के बाद उनकी राख, एशेस लगभग 200 कंट्रीज में चली गई थी। इतना पवित्र माना जाता है इस आदमी को। और जो नेता लोग, जो भी लीडर्स आज एंटी गांधी प्रोपेगेंडा करते हैं, वे कहीं भी विदेश में जाए, उनको अपनी पहचान इसी रूप में देनी पड़ती है कि मैं गांधी के देश से आया हूं, दिस इज इनफ। अभी गांधी कौन था ये जल्दी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। चालू करने के पहले मैं ये सोच रहा हूं मैं गांधी जी के कौन से पहलुओं से चालू करूं। लोक में ये कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहली झलक मिल गई वो दिमाग में घुस जाती है। लोक में कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत हुई ना, बस आधा काम हो गया समझ, लोक में कहते हैं। बट मैं ये कह रहा हूं पहले इंप्रेशन कभी कभी भावुकता में भी लिया जा सकता है और अक्सर वो गलत भी हो सकता है। लव मैरिजेस क्या है, पहले अच्छा लगता है और फिर मुश्किल पड़ती है, अनबन होती है, टाटा टूट होती है, 2 साल मुश्किल से निकलना मुश्किल पड़ता है। इसलिए मैं गांधी जी का अंतिम फेज लाइफ का पहले खड़ा करूंगा। मैं लास्ट इंप्रेशन पहले आपके सामने खड़ा करूंगा, एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी। 30 जनवरी शाबाश 30 जनवरी। ये कितने जनों को याद था बच्चों? अरे ये हालत है हमारी, हम तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ, आपको पता होना चाहिए। मैं उसी प्रसंग से बात को खड़ा करूंगा, फिर मैं डायरेक्ट जैनिज्म से रिलेट करूंगा। एक महान विभूति से और एक परिचय कराऊंगा आज। वो महान विभूति श्रीमद राजचंद्र जी। यदि टाइम मिला तो गुरुदेव कांजी स्वामी के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करूंगा आज। कुछ कारण है आज, क्योंकि गांधी की सफर में श्रीमद जी का उल्लेख न करना बहुत बड़ी चूक है। ये मैं बाद में उस तरफ आऊंगा, पहले मैं लास्ट एपिसोड की बात कर रहा हूं गांधी जी की। व्हाट वाज दैट एपिसोड? एसेसिनेशन। एसेसिनेशन किसे कहते हैं? एसेसिनेशन हत्या। किसी लीडर की हत्या होती है तो उसे एसेसिनेशन कहते हैं। जैसे एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, एसेसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, एसेसिनेशन ऑफ जॉन एफ कैनेडी, एसेसिनेशन ऑफ मार्टिन लूथर। देख लो बच्चों, इतिहास में कोई एक घटना थोड़ी है। आगे बढ़ो बच्चों। इस दिन बिरला हाउस में गांधी जी, आप जानते हैं, रोजाना उनका एक दैनिक कार्यक्रम हुआ करता था। वो कार्यक्रम होता था रोजाना शाम को प्रेयर होती थी। इतनी भीड़ होती थी उस प्रेयर में बच्चों, वे मंच से पाठ करते थे धार्मिक ग्रंथों का। गांधी जी एट द एज ऑफ, क्या एज था जब वे गए थे? एग्जैक्ट लगभग 88 90 जो भी कुछ होगा, देखेंगे हम। उस एज तक स्वयं मंच पर वो पाठ करते थे और थोड़ा संबोधन करते थे, प्रीचिंग भी करते थे पब्लिक को।
इतनी भीड़ उमड़ाती थी, इतनी भीड़ उमड़ाती थी। और आज वो दिन था जब एक बहुत बड़ी टीम एक छिपे रूप से अंदर घुस गई, कपड़े में पिस्टल वगैरह लेके आए थे। प्रार्थना पूरी हो गई। प्रार्थना पूरी होने के बाद when Gandhi ji was about to go in his room, उसी के बीच में कुछ कुपोषक तत्व नाथुराम गोडसे वगैरह दे स्टेप्ड अहेड और उन्होंने 3 गोलियां चलाकर उन्हें शूट कर दिया गया। तत्काल उन्हें रूम में ले जाया गया और जो बाकी की बात मैं अभी बाद में कहूँगा, बट आपको इतनी बात तो पता ही होगी। इस देश में पैदा होने वाले को रग रग वैसे गांधी जी के तो पता होना चाहिए। मुझे याद आता है हमें स्कूल लाइफ में 4 से 5 फिल्म्स दिखाई गई थी। उन 5 फिल्म्स में एक बाल शिवाजी थी, एक महात्मा गांधी थी, अभी बाकी की तो मैं ना कहूँगा, कोई ऐसी मतलब ऐसी वैसी तो थी नहीं। खैर 78 ओके 78 ईयर्स एज थी गांधी जी की। अच्छा, आपको पता होना चाहिए बच्चों, गांधी जी का व्यक्तित्व इतना डेयरिंग का था, इतना हिम्मत का कलेजा था। इसके पूर्व उनके ऊपर 5 अटेम्प्ट्स इसी नाथुराम गोडसे ने किए थे हत्या करने के। मैं पहला अटेम्प्ट आपको कोट करता हूं 1934 का। जैसा आज आप बड़े बड़े लीडर्स को देखते हो, एक लीडर के पीछे, एक साधारण लीडर के पीछे, साधारण सीएम मतलब तो एक स्टेट का आदमी है वो तो, उसके आगे पीछे देखेंगे आप, देखेंगे 20-50 गाड़ियां दौड़ती है। देखा होगा बच्चों आपने, अरे इतनी कोई ऐसी। और गांधी जी जब भी जाते थे, एक और ज्यादा से ज्यादा 2 गाड़ी रहती थी, वो भी साथ में किसी को आना हो उनका काम हो, नॉट एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। उन्होंने सिक्योरिटी को कभी स्वीकार नहीं किया। यहां तक की भी घटनाएं है जब उनको पता चला कहीं से कि एक जन उनको मारना चाहता है, गांधी जी स्वयं सुबह सुबह, उनको रात को पता चला, बोले अब रात में कहां चला जाओ, सुबह सुबह उठे और पहले चले गए उसके पास। क्यों रे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मुझे पता चला मेरी जरूरत है आपको, यदि चैन पड़ती हो आपको मुझे मारने के लिए। उन्होंने आंखें बंद करके खड़े रहे, उनके सामने रहे, चलो बोले जो चलाना है, और यदि चाहते हो हथियार तो हथियार भी मैं दे देता हूँ आपको, इतना भी कष्ट ना हो। आदमी पानी पानी हो जाता, तो उनमें इतनी जबरदस्त प्रभुत्व शक्ति थी, अभी आपको पता चलेगा। 1934 की मैं बात कर रहा हूं, प्लान कर दिया हमारे हिंदू एक्टिविस्ट्स ने। आश्चर्य है, एक भी ब्रिटिशर ने कभी प्लान नहीं किया गांधी जी को मारने का, उड़ाने का, जबकि वो आंख की किरकिरी बने थे, रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा बने थे। उन्हीं के कारण उनकी 2/3 पावर, सत्ता चली गई वर्ल्ड से, एक आदमी के कारण। बट मारने की ना विचार किया, ना जरूरत भी की, ना हिम्मत भी थी। आहा, इन तत्वों ने, नाथुराम गोडसे एंड अदर्स ने 1934 में पहला प्लॉटिंग किया बॉम्ब ब्लास्ट करने का। कायर और क्या कर सकता है? तो लेकिन बाय चांस हुआ यूं कि रेलवे स्टेशन पर से क्रॉसिंग से 2 गाड़ियां गुजरनी थी, पहली गाड़ी गुजर गई और क्रॉसिंग पड़ गया, और दूसरी गाड़ी पीछे रह गई, टैक्सी जिसमें गांधी जी बैठे थे, और मिस्टेकनली पहली गाड़ी पर दागा गया और पहली गाड़ी को ब्लास्ट किया गया, पूरे चिथड़े उड़ गए उसके। गांधी जी को पता चला ये,
कि ट्रैक तो मुझे करना था, ये बेचारे चले गए। तो उन्होंने दूसरे दिन एक न्यूज जारी की थी जो आपको समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था मुझे मारना चाहते हैं लोग तो मेरी इसमें सहर्ष स्वीकृति है, लेकिन मैं मारने वालों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि वे ऐसा स्थान चुने मुझे मारने के लिए जहां पर एक भी इनोसेंट ना हो, मेरे कारण एक जन की भी हत्या न हो, इसका ध्यान वे कृपा करके रखें। 1934 का प्लॉट उनका फेल हुआ। 1944 में जुलाई में एक प्लॉटिंग फिर हुआ, जब वे जेल से बाहर ही आए थे और कहीं एक जगह गए। मैं थोड़ा सा भगाता हूँ इस स्क्रिप्ट को बच्चों पे, क्योंकि मुझे कुछ आगे बात करनी है। वहां प्लॉटिंग हुआ तो पर्टिकुलर स्थान पर 20 to 30 प्रोटेस्टर्स पहुंच गए। प्रोटेस्टर समझ में विरोधक पहुंच गए वहां पर। उसका लीड कौन कर रहा होगा बच्चों? नाथूराम गोडसे। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी में कितना तगड़ा हिम्मत थी। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टर्स मारना चाहते हैं मुझे भी आ रहे, और गांधी जी के विरुद्ध हाय हाय गांधी जी को गाली गलौज के नारेबाजी उन्होंने चालू की वहां पर। तो गांधी जी ने कहा कि उनको कहो मैं बात करना चाहता हूं। तो बात करने के लिए नाथूराम गोडसे आगे आए। नाथूराम गोडसे आपको पता होना चाहिए एक तगड़े फॉलोअर थे गांधी जी के पहले। गांधी जी के ही कारण वे अपने एजुकेशन से हटकर इस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। उनके आइकॉन थे गांधी जी, आइकॉन। बट बाद में हर किसी को प्रायजनों को घमंड होता है, एहसान फरामोशी होती है और लगने लगता है कि मैं भी कुछ हूं। बट गुरु तो गुरु ही होता है। एनीवे, तो उन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूं। हर एक आर्ट उनका ये था, हर एक चीज का वे बातों से मसला निकल सकता है ऐसे ही समझते थे। भैया क्या कहना है आपका? बोले। तो उन्होंने ये कहा नहीं तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। गांधी जी ने उनको कहा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, सी हिज वर्ड्स, कि तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे पास 8 दिन रहो और रात दिन रहो, मेरे पास रहो, उठो बैठो मेरे ही साथ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए तुम्हें 8 दिन देने होंगे, तो मैं तुम्हें मेरी सब अपेक्षाएं समझा दूंगा। उन्होंने सब प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया। वहां पर ही वह अंजाम देने वाला था, बट वहां पर कुछ अच्छे लोग आए, उन्होंने कुछ करा के वो सेटल हो गए, वो चला गया। फिर प्लॉटिंग तुरंत 2 महीने में सितंबर 1944 में हुआ, वो फेल हो गया। फिर और एक प्लॉटिंग हुआ बच्चों, एंड लास्ट प्लॉटिंग उनको हुआ था 20 जनवरी 1930। उनके असैसिनेशन के 10 दिन पहले एक हुआ था प्लॉटिंग, जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह उड़ाए गए और ये भी पता चला कि उसमें कौन कौन शामिल है। वो उनको लगा कि कहाँ अंदर जाए क्या करे, तो दूर से ही ब्लास्ट करके पूरे पोडियम को ही उनको लगा पूरा ब्लास्ट कर दे। बट वो ब्लास्ट बहुत सीवियर नहीं था, कुछ लोगों की हानि हुई, गांधी जी को कुछ हुआ नहीं उसमें। और उसमें लिस्ट भी आ गई सामने कि कौन कौन इसमें शामिल है। 2 दिन पहले का गांधी जी का उद्गार मैं आपको यहाँ पर पढ़ के दिखाऊंगा बच्चों। दैट इज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। 2 दिन पहले का। अब गांधी जी को पता है उनको कभी भी जाना है, और लगभग ये ख्याल में आ रहा है कि उनको समझ में आ गया है कि उनका जाना बन रहा है। यहां तक कि बच्चों सेम डे जब प्रार्थना को जाने वाले थे, जाने के पहले किसी ने पूछा उनको आकर ये आपको मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं यदि आज जिंदा रहूंगा तो मैं मिल लूंगा। वो लौट के आए नहीं फिर से प्रार्थना से, लेकिन उनको इतना भी खबर था। लेकिन उन्होंने बंद पैक किसी पेटी में नहीं रखा स्वयं को, मेरी जान को खतरा है इसलिए। ना किसी को सिक्योरिटी, वहां पर सिक्योरिटी खड़ी की,
और वहां पर अंदर आकर 10 दिन पहले वहां पर अंदर आकर उड़ाने का, ब्लास्ट करने का था, फिर भी उन्होंने स्ट्रिक्टली ये कहकर यहां पर मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। एक निहत्था आदमी जो नॉन वायलेंस का एक कट्टर समर्थक था, जिसमें अहिंसा रग रग से भरी थी, जिसकी मान्यता थी अ मैन विद गन एंड्स विद गन, ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने 2 दिन के पहले का देखो डायलॉग उनका बच्चों, इफ आई एम टू डाई बाय द बुलेट ऑफ अ मैड मैन। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चों? शाबाश शाबाश। इफ आई एम टू डाई बाय द बुलेट ऑफ अ मैड मैन। बुलेट समझते हो? बुलेट किसे कहते हैं? चलाने की। हाँ, दोनों चलाई जाती, दोनों का लाइसेंस लगता है बच्चों, समझ में? हाँ। आई मस्ट डू सो स्माइलिंग। यदि कोई मुझे गोली चलाना चाहता है, कोई सरफिरा आदमी, तो मुझे मेरी तैयारी है बड़ी हंसते हंसते। गॉड मस्ट बी इन माई हार्ट एंड ऑन माई लिप्स। मुझे बस भगवान का स्मरण बना रहे, मेरे ओठों पर भगवान ही का नाम आए। एंड इफ एनीथिंग हैपन्स, यू आर नॉट टू शेड अ सिंगल टीयर। और कुछ भी हो जाए, मुझे एक जन भी आश्रुपात नहीं करना है उस बात पर। कितना इजी। अब यह सब कहने का तात्पर्य क्या? एसेसिनेशन का पार्ट पहले इसीलिए लिया बच्चों मैंने। गांधी जी ने एक जगह मंच से एक बात कही थी स्पीच में, अपने शत्रुओं पर भी प्रेम करना, खून करने वाले से भी प्रेम करना, गोली चलाने वाले के प्रति भी गाली भी न देना, ये मुझे कवि ने सिखाया है। उसका श्रेय किसे दे रहे हैं? कवि कौन? श्रीमद राजचंद्र जी। श्रीमद राजचंद्र जी कवि भी थे, सिद्धहस्त कवि थे वे। एक स्ट्रोक में वो सैकड़ों छंद लिख जाते थे, दहादड़ दहादड़ दहादड़। खैर, जब प्रसंग आएगा तो मैं उन्हीं की बात करूं, अभी नहीं। अब मैं श्रीमद जी की कुछ बात कहूंगा बच्चों। वे अभी पूरे सेशन जो चलेगा, हाउ ही वाज इन्फ्लुएंस्ड विद जैनिज्म, इसी के लिए मैं 10-15 मिनट अभी खर्ची करूंगा आपके। तो श्रीमद जी के बारे में उनके क्या क्या कोट है वो हम देखते हैं। एंड लास्ट जो पैच रहेगा मेरे डिस्कशन का, दैट विल बी मार्वेलस। श्रीमद जी को और उनका मिलना हुआ, पहले मैं आपको बता दूं, वैसे भाग्य से आप लोग शायद कल श्रीमद राजचंद्र जी के आश्रम में जा रहे हैं सभी जन, राइट? काश मैं आपके साथ होता। मुझे तो ये लगता है आपका हाथ पकड़ पकड़ के एक एक चीज आपको दिखाओ, आपको एक एक चीज का रहस्य भी बताओ, क्योंकि आपकी आंखें शायद वो पढ़ ना पाएगी, ना आपके कान वैसे सुन भी पाएंगे। शब्द भी ही होते हैं, चित्र भी ही होते हैं, बट उसको पढ़ने की, सुनने की एक आर्ट होती है। मैं चाहता हूँ मेरा हर एक अनुभव मैं आपसे साझा करूँ, बट द थिंग इज दैट, और मुझे आपकी कंपनी भी बड़ी अच्छी लगेगी। आपको मेरी कंपनी कैसी लगेगी मैं नहीं जानता। थोड़ा कॉन्शियस हो सकते हैं, आपको ये लग सकता है कि फ्रीडम में थोड़ी बाधा होगी, हम हंसी मजाक नहीं कर सकेंगे, ये भी आपका सही है आपकी पार्ट पर, बट मेरा वो भाव नहीं होता है कहीं भी बाहर जाने का, भाव ही नहीं। बड़ी गाड़ी में भी बैठता हूँ कभी मैं, तो बड़ी मजबूरी में बैठता हूँ। मैं साल भर भी 2 व्हीलर तक को छुआ नहीं हूँ। ऐसा कितना टाइम बीता है मेरा, तो मुझे जाने आने का भी ऐसा ही लगता है थोड़ा। बट कल आप अनाया जा रहे हो, आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, स्पेशली जो म्यूजियम्स वगैरह देखते हो आप, आपको हर एक चीज में ज्ञानार्जन की दृष्टि होनी चाहिए। ये मेरा थिंकिंग है मेरा। और मैं जब आपकी उम्र का था तब भी मैं ऐसा ही था। अब मैं ज़्यादा शेयर करने को मुझे टाइम नहीं है यहाँ पर। मैं आता हूँ श्रीमद राजचंद्र जी की तरफ। बच्चों, श्रीमद राजचंद्र जी वह हस्ती है
जिसके बिना गांधी जी का जीवन पूर्ण होता ही नहीं है। गांधी जी ने अपने जीवन के प्रयोग की पुस्तक में, पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। पुस्तक का नाम रिटन बाय महात्मा गांधी जी, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। उसमें वे स्वयं ये लिखते हैं, मेरे जीवन में मैंने 3 को मैं अपने शिरोधारी समझता हूं, गुरु पद पर मानता हूं। मैंने अच्छा यहां नहीं बोला, रस्किन बॉन्ड, किसी ने नाम सुना है रस्किन बॉन्ड? शाबाश शाबाश, आपने भी सुना है भैया अनिल? क्यों आपने कहा सुना? पोएम्स में ही सुना होगा अनडाउटेडली। इन्होंने कैसे, अच्छा इनका सिलेबस अलग होगा तो बिफोर कभी। ओके, रस्किन बॉन्ड एक फेमस पोएट रहा है, हमने भी उसको कुछ पढ़ा है। रस्किन बॉन्ड, लियो टॉल्स्टॉय सेकंड, इसे भी सुना होगा लियो टॉल्स्टॉय को, जल्द ही सुनेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तीसरी व्यक्ति, ये दोनों व्यक्तियों को गुरु तो माना था बट परोक्ष भेंट नहीं हुई कभी, उनकी पुस्तकें पढ़कर। पुस्तक का नाम था रस्किन बॉन्ड के अनटू द लास्ट। वो पुस्तक पढ़ी भाई, पुस्तक का नाम इतना भाया। क्या था पुस्तक का नाम? अनटू द लास्ट। इतना भाया कि उन्होंने उसे इतना अपनाया, जगह जगह उस शब्द का प्रयोग किया। वह शब्द कौन सा था? हिंदी में उसका अर्थ बनता है सर्वोदय। बच्चों, अत्यंत खुशी की बात है कहने की, यह सर्वोदय शब्द सबसे पहले जैन शास्त्रों में पाया जाता है। इसलिए मंगलाचरण में मैंने जो मंगलाचरण किया, हे देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। हुकुमचंद जी बहरील ने भी अपने पुस्तक का नाम क्या लिखा है? तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ। सर्वोदय मतलब सबके लिए कल्याणकारी। मैं आपकी हिंट के लिए बता दूं, कुछ वर्ष पहले जैनियों के लिए भारत सरकार कुछ करना चाहती थी, तो एक ट्रेन चालू की, जिस ट्रेन का नाम था सर्वोदय एक्सप्रेस। अभी हम ही नहीं जानते। निजामुद्दीन एक्सप्रेस समझते हैं हम और एक्सप्रेस समझते हैं, लेकिन हम सर्वोदय एक्सप्रेस हमारे नाम से चालू की। सर्वोदय यह नाम सबसे पहले आज से 1900 वर्ष पूर्व समंत भद्र आचार्य ने लिया था। सर्वोदय तीर्थ ऐसा मूल शब्द उन्हीं का है, पूरा सर्वोदय तीर्थ। एनीवे, कमिंग बैक, तो मैं ये कह रहा था, दोनों से इंप्रेस थे वे। तो मैं रस्किन बॉन्ड के जो अनटू द लास्ट है, उसको भी मैं समझता हूँ उनको जैनिज्म का इन्फ्लुएंस होगा। अभी मुझे टाइम नहीं है ज्यादा खोलने में अनटू द लास्ट का अर्थ, सर्वोदय का अर्थ, अभी नहीं, फिर कभी। और तीसरी व्यक्ति जो उनको आदर्श थी, वो थी प्रत्यक्ष इन्फ्लुएंस थे एक ही व्यक्ति से विश्व में, वो गुरु थी श्रीमद राजचंद्र जी। यद्यपि श्रीमद जी उनसे यंगर होने चाहिए, गांधी जी सीनियर थे उनसे, बट कितनी नजदीकी बन गई, उससे वे जैनिज्म से कितने प्रभावित हो गए, वो मैं थोड़ा आपको बताता हूं। देखिए उन्होंने क्या क्या कोट्स लिखे। गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में एक स्पेशल अध्याय लिखा है,
भाई रायचंद अध्याय, क्या रायचंद भाई अध्याय लिखते हुए मैं कुछ कोट्स बोलता हूं यहां से। उन्होंने एक जगह लिखा है, मैंने उनके दैनिक जीवन को सम्मान पूर्वक और नजदीक से देखा है। वे इस समय जो कुछ भी कर रहे थे, चाहे खाना खा रहे हो या आराम कर रहे हो या बिस्तर पर लेटे हो, वे हमेशा दुनिया की चीजों के प्रति उदासीन रहते थे। मैंने उन्हें इस दुनिया में कभी भी सुख या विलासिता की वस्तुओं से लुभाते नहीं देखा। कवि ने मुझे महसूस कराया कि आसक्ति से मुक्ति की यह अवस्था उनके लिए सहज थी। सेम अभी वही का और एक कोट, मेरे आध्यात्मिक संकट के क्षणों में श्रीमद जी मेरी शरण थे। अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। जब जब भी उनको धार्मिक संकट खड़ा होता था गांधी जी को, वे श्रीमद जी को कांटेक्ट करते थे, मुझे क्या करना चाहिए। तीसरा कोट बच्चों, मैंने अक्सर घोषणा की है कि मैंने कई लोगों के जीवन से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने कवि श्री के जीवन से सीखा है। उनके जीवन से ही मुझे करुणा का मार्ग समझ में आया है। ये जो बोला है अभी का कोट, ये महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद की स्पीच में नवंबर 1921 में हुए स्पीच में ये बोला था उन्होंने। आगे क्या लिखते देखिए। श्रीमद राजचंद्र जी बाय प्रोफेशन कौन थे? नहीं, कवि नहीं थे बाय प्रोफेशन, एक बिजनेसमैन थे। वैसे वे जवाहिरतों का उनका बिजनेस था, रत्न के व्यापारी थे बड़े। पूरा जवेरी मार्केट देख रहे ना आप जवेरी मार्केट के किंग थे पहले कभी वे। पार्टनरशिप में बिजनेस चलता था उनका, बट बड़े विरक्त रहते थे वे उसमें। कितने विरक्त रहते थे देखिए गांधी जी क्या कहते हैं उनके बारे में। द मोमेंट he finished his business, he opened the religious book or the diary, and such a man could not be a businessman at all, but a real seeker of truth. And I have seen him absorbed in godly pursuits in the midst of business, not once or twice, but very often. ये कोट समझ में आया? समझ में आया ये कोट? कह रहे ये जब बिजनेस करते थे, इतना अलिप्त भाव था इनका, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। कस्टमर यहाँ आए, कुछ लेके जाए, आदि आदि। उनको थोड़ा भी समय मिला, फटाफट अपना धार्मिक पुस्तक खोल के वे अध्ययन चालू करते थे। थोड़ा भी कुछ अंदर एक कमरा भी था उनका, भी फौरन चले जाते थे। कोई ग्राहकार को कह रखा था, पार्टनर को उन्होंने, भैया मुझे धर्म में ही रुचि है। पार्टनर उनके कोई रिश्तेदारी थे, मुझे पैसा नहीं दिया तो भी चलेगा, कम दिया तो भी चलेगा, लेकिन मुझे धर्म में बाधा नहीं करोगे, ऐसा करारनामा पहले करके रखा था। जैसे शादी के पहले करारनामा होता है, लड़की एक करारनामा कर लेती है पति से, पत्नी कर लेती है पति से कि आप मुझे धर्म में बाधा नहीं डालेंगे।
अभी देखिए लिखा है, यदि मेरा श्रीमत जी से मिलना नहीं होता तो ये मोहनदास या तो माइकल हो जाता या मोहम्मद हो जाता या तो ईसाई हो जाते या तो मुस्लिम हो जाते। दिस इज ड्यू टू कवि दैट आई एम स्टिल टुडे। साउथ अफ्रीका से बच्चों, अपना टाइम हो गया। साउथ अफ्रीका से 1 मिनट लूंगा और श्रीमद राजचंद्र जी ने एक लेटर लिखा था। श्रीमद महात्मा गांधी जी ने संकट की स्थिति में एक लेटर लिखा है श्रीमद राजचंद्र जी को, जिसमें उन्होंने 27 प्रश्न पूछे थे और उसका उत्तर श्रीमद जी ने गांधी जी को दिया था। ये 27 प्रश्न कौन कौन से थे उसकी थोड़ी एक झलक कल हम देखेंगे। एक 10-15 मिनट मुझे इस 27 प्रश्नों पर देने का भाव है। एक एक प्रश्न और एक एक उत्तर तो पढ़ नहीं पाएंगे, बट गांधी जी किस कदर श्रीमद जी से प्रभावित थे। श्रीमद जी मतलब श्रीमद जी से प्रभावित का तात्पर्य बच्चों जैन धर्म से प्रभावित। समझ में आया? क्योंकि श्रीमद कोई ऐसे व्यक्ति अलग थोड़ी है, वे तो जैन धर्म के फॉलोअर थे और वे जितनी भी शिक्षाएं देंगे गांधी जी को, वे सब जैन धर्म की शिक्षाएं देंगे। ये इस लेटर में साफ जाहिर होगा। इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। फिर इस लेटर को मैं आग्रह रखूंगा कि आप हर एक जन पढ़े और ये फिर आपके लाइब्रेरी में ही एक धरोहर के रूप में काम करेगा। मैं चाहूंगा हर एक बच्चे को इसको पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने श्रीमद राजचंद्र जी को कौन से 27 प्रश्न पूछे थे अफ्रीका से, और सब धर्म संबंधी है। मूल लेटर गुजराती में था, बट अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है आज, और प्रश्न भी गुजराती में आए थे और उत्तर भी गुजराती में, क्योंकि दोनों गुजरात के ही थे, दोनों सौराष्ट्र के ही थे, गांधी जी भी और श्रीमद राजचंद्र जी भी। तो दोनों की मदर टंग वही थी। तो कल मैं इसे थोड़ा पढ़ के दिखाऊंगा। ओम।